Yeah, hi everyone. Hi everyone. Today I'll very quickly compare the answer sheets of UPSC CSE 2022 topper, which was Ishita Kishore, and my own answer sheet from 2022, from mains 2022, which was of course like subpar to say, to which will be an understatement, but हाँ. Okay, so हम लोग, this was my first means actually, and उसके बाद वही मैंने 4 मेंस दिए थे फ्रॉम 2022 टू 2025। तो जल्दी से हम लोग देख लेंगे कि या टॉपर्स सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, एंड वील ट्राई टू गेट द लेसन्स। एंड मैं एक मॉडल आंसर सॉर्ट ऑफ भी बना के दिखाऊंगा, बट वो ऑफ कोर्स लाइक टॉपर का आंसर अच्छा है, बट आई थिंक दैट इवन दैट कैन बी इम्प्रूव्ड कहीं कहीं पे, कुछ कुछ जगहों पे। तो आई विल ट्राई एंड डू दैट ऑल्सो, जिससे सबको बेस्ट आंसर, पॉसिबल आंसर समझ आ जाए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। Yes. So I'll be doing only 3 to 4 questions, 2 10 markers and 2 15 markers, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा अदरवाइज। ओके, जस्ट अ सेक। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? फिस्कल पॉलिसी can be a key tool to reduce income inequality and make the poorest and downtrodden part of country's growth story. Discuss in the context of India. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्या पूछा है। जो कीवर्ड है दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड वी नीड टू डिस्कस दैट, एंड उसके दो पार्ट्स, इनकम इनइक्वालिटी एंड पुअरेस्ट एंड डाउन ट्रॉडन को अपलिफ्ट करना, एंड वी हैव टू डिस्कस दैट मीन्स वी हैव टू सी द प्रोज, कॉन्स, वे फॉरवर्ड, तीनों चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक कोड डाला है इशिता ने कि ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन इज मीनिंगलेस, इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। सो इट्स अ गुड कोड आई वुड से। आगे देखते हैं। Pivotal role to fiscal policy, reduce income inequality. So this is the first demand of the question कि फिस्कल पॉलिसी से इनकम इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस होती है। या या सो या सो फिस्कल पॉलिसी से इनकम इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस होती है? सबसे पहले वेलफेयर एक्सपेंडिचर, 2 लाख करोड़ फूड सब्सिडी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, equity, social security, आयुष्मान भारत, crisis management, गरीब कल्याण योजना, informal sector, PM Swanidhi. Okay. And poorest and downtrodden, which is the second demand of the question, agricultural laborers and farmers, tribals, women, elderly, minorities, and in सबका एक एक value addition point. 85% small farmers, agri census 2015-16, women में मातृ वंदना योजना, tribals के लिए stand up India and goal. Right, this is a STEM based skilling scheme I think. एल्डरली के लिए वायुश्री योजना एंड माइनॉरिटीज के लिए उस्ताद स्कीम। एंड नीड ऑफ द आवर, बेसिकली दिस इज लाइक अ वे फॉरवर्ड दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर, that we need to improve women labor force participation rate. Currently it's at about 42% in 2025 if I'm not wrong. This is 2022. Then skill development, manufacturing sector, PLI scheme, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत 2047, पंच प्राण। ओके, एक बार जल्दी से मैं अपना आंसर पढ़ देता हूँ। मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी में फिजिकल एंड मॉनेटरी का
कॉम्बिनेशन मॉनेटरी का आरबीआई एक्ट। बेसिकली मैंने फिजिकल पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है यहाँ पे, विच इज़ नॉट कूल, बट ठीक है, विल मूव ऑन। इनकम इनक्वालिटी, फर्स्ट पार्ट जो है, पम्प प्राइमिंग, बेसिकली इंक्रीजिंग फिजिकल एक्सपेंडिचर मींस पम्प प्राइमिंग, एंड मैंने यहीं पे सब एक साथ डाल दिया, कैपेक्स भी डाल दिया, फूड में भी डाल दिया, गरीब कल्याण योजना, हेल्थ में भी डाल दिया बस, एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए डाल दिया मनरेगा, मिड डे मील डाल दिया, पीडीएस, बेसिकली दिस इज द फूड, दैट इज सोशल सिक्योरिटी वाला साइड, बट यस, स्वच्छ भारत, हाइजीन वगैरह सब मिला के दिस इज लाइक अ virtuous cycle. Hygiene improves, that leads to improvement of quality of water and drinking water and sanitation, leading to better health education outcomes in general. Okay. तो यहाँ पे वही लिखा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंक्लूड नहीं किया, एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किया इन की सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कूल, विच इज़ ट्रू। सो यहाँ पे इशू क्या है, मैंने एक तो दो पार्ट्स थे इसके, इनकम इनइक्वालिटी, मैंने कलर चेंज करता हूँ, इनकम इनइक्वालिटी एंड पुअर प्लस डाउन ट्रॉडन, ये दोनों मैंने सेम पॉइंट में कर दिया है, दे नीडेड सेपरेट फोकस। थर्ड, नेगेटिव्स, मतलब बेसिकली इश्यूज क्या हैं करंटली, वेरी ब्रीफली आई नीडेड टू टच अपॉन एंड देन गिव अ वे फॉरवर्ड। तो अगर इशिता का आंसर देखेंगे तो इशिता के भी आंसर में इनकम इनइक्वालिटी एंड डाउन ट्रॉडन वाला जो पार्ट है दैट इज सेपरेटेड, विच इज़ गुड, बट यहाँ पे इश्यूज मेंशन्ड नहीं है कि जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनके करंट इश्यूज क्या हैं, एंड अगर मैं इश्यूज मेंशन, अच्छा मैं वो अलग से फिर आंसर लिखूंगा उसमें बता दूंगा, ओके। एंड उसके बाद वे फॉरवर्ड है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, एंड देन कंक्लूजन। सो हाउ इज दिस अ गुड आंसर, इंट्रोडक्शन में देर इज अ वैल्यू एडिशन पॉइंट, वी ए, आई एम राइटिंग वी ए मीन्स वैल्यू एडिशन, एंड ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो यहाँ पे देर इज़ अ वी ए बिकॉज देर इज़ अ कोट, विच इज़ गुड। यहाँ पे ठीक है, मैं आइडियल आंसर जो लिखूंगा उसमें बता दूंगा। देन यहाँ पे एवरी सिंगल पॉइंट का स्ट्रक्चर देखिए आप, विच इज़ गुड, देर इज़ अ की पॉइंट plus a value addition. अब this value addition could be a data point, could be an example, could be a scheme. Yes. So यहाँ पे वो है, यहाँ पे data point डाल दिया है, यहाँ पे example डाल दिया है, यहाँ पे स्कीम डाल दी है आयुष्मान भारत, अगेन स्कीम डाल दी है गरीब कल्याण योजना, यहाँ पे अगेन स्कीम डाल दी है। तो दिस इज लाइक द गुड structure of a point. You put a keyword or a key point, you explain that keyword or key point, and then you put an example. And e मतलब I'm just like e से मैं example लिख रहा हूँ, but this means any value addition basically. के ई वी थोड़ा like उतना समझ याद ना रहे शायद, के ई ई शायद याद रह जाए, की बेसिकली की मीन्स यू हैव टू, थर्ड वाला जो ई है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है, बट उसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन, वी नीड अ वैल्यू एडिशन, कुड बी एनीथिंग। डेटा पॉइंट मैं एग्जॉस्टिव मतलब बड़ी लिस्ट दे रहा हूँ, इनके अलावा डेटा पॉइंट डाल सकते हैं, डेटा मतलब डेटा या स्टैट, कोई गवर्नमेंट स्कीम डाल सकते हो, कोई केस स्टडी या एग्जाम्पल डाल सकते हो, कोई कमिटी रिकमेंडेशन या पॉइंट या कुछ ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो, कोई केस लॉ है GS2 के लिए तो वो डाल सकते हो, फिर कोई आर्टिकल का प्रोविज़न है, आर्टिकल या लॉ, ये अगेन थोड़ा GS2 पर्सपेक्टिव से वो डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन पॉइंट्स में आएंगी बेसिकली,
दैट वाज माय पॉइंट, KEE, दैट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ वन पॉइंट। एक पॉइंट को उस तरीके से स्ट्रक्चर करना है आपको। सेकंड जो है डाउन ट्रॉडन, अगेन वेरी गुड पॉइंट्स की उसने बेसिकली जो वल्नरेबल एंड पुअर एंड डाउन ट्रॉडन होते हैं उनको कैटेगराइज कर दिया। फार्मर, विमेन, ट्राइबल, एल्डरली, माइनॉरिटीज। इसके अलावा और अगर मतलब वो ये कि 5 पॉइंट बहुत हैं एक सब हेडिंग के, बट अगर आपको और ऐड करने थे तो चिल्ड्रन, SC ST, मतलब वो ट्राइबल्स में हो गया, बट इस शेड्यूल कास्ट को भी अगर इंक्लूड करना हुआ तो। फिर आपके DNTs आते हैं। DNTs क्या होते हैं? डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स। ये वो हैं जो पहले ब्रिटिशर्स के अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर जो कैटेगराइज थे, दैट वेरी स्टूपिड एक्ट। एनीवे, उसके अलावा DNTs और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे वल्नरेबल में? आई थिंक वल्नरेबल सेक्शंस यही होते हैं बस, चिल्ड्रन, SC ST, DNTs, बाकी ये 5 कवर्ड हैं। यस, तो यहाँ पे अगर इश्यूज डालने थे, अब अच्छा मैं वो आंसर भी लिखूंगा उसमें बताता हूँ। वे फॉरवर्ड अगेन वेरी नाइस कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना है, और यहाँ पे डेटा पॉइंट भी दे दिया है। उस टाइम के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट करनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे PM कौशल विकास योजना में चल रहा है, उसके अलावा PM युवा स्कीम है उसमें चल रहा है, तो उसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM स्कीम, इसमें भी SHGs को स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, वो कर सकते थे। हेल्प मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, PLI स्कीम, ये वैल्यू एडिशन हो गया। इसमें बस ये ऐड कर सकते हैं कि PLI स्कीम इन 14 सेक्टर्स फॉर एग्जांपल, एंड इसका जो टोटल आउटले है वो भी रफली 2 लाख करोड़ है, बट ठीक है इतना डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कंक्लूजन अगेन यहाँ पे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं। आत्मनिर्भरता का कीवर्ड है, विकसित भारत 2047 का कीवर्ड है, पंच प्राण का कीवर्ड है। तो ये मल्टीपल कीवर्ड्स एंड वैल्यू एडिशन बेसिकली आप लेके आ रहे हो, विच इज़ अ गुड कंक्लूजन। ओके, तो अब मैं इसका यहाँ एक आंसर बना देता हूँ अच्छा सा, जल्दी से, बहुत ही लाइक ब्रीफ में है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें बिल्कुल भी। तो अगर एक अच्छा आंसर लिखना था बेसिकली, डैम, हाँ, तो एक अच्छा आंसर अगर लिखना था इसमें तो बेसिकली आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा, देन बॉडी आएगा, देन कंक्लूजन आएगा। इंट्रोडक्शन में आप फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन भी कर सकते हैं कि क्या होती है, क्योंकि वो बहुत लाइक, आई नो मतलब आप सबको पता ही है क्या होता है, बट फिस्कल पॉलिसी उतना लाइक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, तो यू कैन डिफाइन इट सिंस द क्वेश्चन इज कम्प्लीटली ऑन फिस्कल पॉलिसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो फिस्कल पॉलिसी को आप डिफाइन कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। एंड फिस्कल पॉलिसी का बेसिकली मतलब वही होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम फिस्कल पॉलिसी के अंडर इंक्लूड करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये लिख सकते हैं कि हर साल ये बजट में डिफाइन होती है पूरी, लाइक प्रॉपर जो ओवरऑल होती है, एंड उसके थ्रू हम इंक्लूसिव ग्रोथ मेंशन करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को रिजॉल्व करते हैं, सो दैट सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर प्रॉपरली अपलिफ्टेड। एंड उसका जो अब इससे इंक्लूड वो फ्लो ही करेगा आपका जो अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, पहला सब हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन है, विच इज यूटिलाइजेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी फॉर इनकम इनइक्वालिटी इश्यूज, फॉर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। ये आपका फर्स्ट सब हेडिंग होगा। ऐसे मैं बॉक्स कर देता था सब हेडिंग को, एटलीस्ट अपने जो बाद के आंसर्स हैं उनमें। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख देंगे, तो वही है, पॉइंट्स आप ऐसे ही चल लेके जा सकते हैं। इनकम इनइक्वालिटी को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप अदर वेरियस तरीकों से जाएं। इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए आई थिंक सबसे पहले आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल में आपका एजुकेशन आ जाएगा, एजुकेशन में आपका RTE एक्ट आ जाएगा, ये आपका वैल्यू एडिशन हो गया। सर्व शिक्षा, सब समग्र शिक्षा हो गया, अब तो समग्र शिक्षा हो गया। हेल्थ आ जाएगा, हेल्थ में आपका जो इसमें लिखा है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का जो इंश्योरेंस स्कीम है वो हो गया। आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो गए, ये भी आयुष्मान भारत स्कीम के पार्ट हैं। तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल। सेकंड आपका हो गया जो मैंने मैंने अपने आंसर में भी लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया। इसमें आपका क्लेनलीनेस, ये भी रिलेटेड ही है ह्यूमन कैपिटल से, बट ठीक है इट्स फ्लैगशिप स्कीम, तो हम अलग से लिख सकते हैं क्लेनलीनेस, सैनिटेशन। एंड ये किस पार्ट का है, किस उसका है, ये SDG, यहाँ पे आपका जो वैल्यू एडिशन है वो SDG में लिख दीजिए आप। SDG आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कौन सा है? 6, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उसके अलावा आप
एसबीएम के बाद यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल हो गया, एसबीएम हो गया। अब इकोनॉमिक साइड में आ जाइए। इकोनॉमिक साइड में आपको क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स। इससे क्या होता है? इंडस्ट्रियल इनर्शिया बढ़ता है, इंडस्ट्रियल इनर्शिया बढ़ता है। इंडस्ट्रियल इनर्शिया से आपका एमएसएमईज बूस्ट होते हैं, एमएसएमईज बूस्ट होते हैं। और इसका आपको एग्जांपल देना है तो आप ये लिख दीजिए, जो 111 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है एज पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का एक और एस्पेक्ट है, वो है डायरेक्टली आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में। बेस्ट एग्जांपल उसका अभी मनरेगा जो नया बिल है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी एक्ट 2025। पहले मनरेगा था, अब ये हो गया है। अगर आपको यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन करना है तो ये आर्टिकल 41 को करता है। आर्टिकल 41 में क्या आता है? राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। इनकम इनइक्वालिटी को आप और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये भी इकोनॉमिक का ही एंगल मान लीजिए एक। इसमें आपकी स्कीम्स हैं, जो आपका वैल्यू एडिशन होगा वो क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, भू आधार, ये जो उल्पिन है आपका एक 14 डिजिट आईडी, उसके अलावा स्वामित्व स्कीम, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। उसके अलावा जैम ट्रिनिटी, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। अगला आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, और क्या हो सकता है? मतलब आई थिंक 5 पॉइंट मोर देन इनफ है एक सब हेडिंग के हिसाब से, बट अगर और कुछ लिखना है इनकम इनइक्वालिटी में, साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन भी कर ही सकते हैं आप। साइंस टेक एंड इनोवेशन में जो आपके ये सर्विसेज हैं जो इसरो की सैटेलाइट से प्रोवाइड हो रहे हैं, फॉर बेस्ट एग्जांपल उसका हमारा वो है जो आपकी एग्री सेंसस, सेंसस जितने भी होते हैं उन सब में यूज़ होता है सैटेलाइट डेटा। सैटेलाइट्स को कह लो यूज़ फॉर रिमोट सेंसिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्री सेंसस। इन सब में हम कह सकते हैं कि these all will help reduce income inequality. yes. अब सेकंड जो सब हेडिंग था वो क्या था? पुअर एंड डाउन ट्रॉडन। उनके लिए जो इशिता का आंसर आई थिंक वो बेस्ट है कि आप पुअर एंड डाउन ट्रॉडन को ऐसे सेपरेट कर दीजिए कैटेगरीज में, कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स हो गए, विमेन हो गया, ट्राइबल्स हो गए, ओल्ड एज हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गया, चिल्ड्रन, SC ST DNTs, अगर और आपको करने तो कर दी। उसके बाद एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। यस। तो इसमें आपको अब इश्यूज अगर लिखने हैं तो ये आपका थर्ड सब हेडिंग हो गया। एंड वो ये कि इश्यूज, अब ये 10 मार्कर है, 10 मार्कर में जनरली 3 से 4, 3 इज लाइक वे फॉरवर्ड को इंक्लूड करके 3 सब हेडिंग होती है। यहाँ पे वे फॉरवर्ड से पहले 3 सब हेडिंग हो गई हैं। जनरली ऐसे में इसको फ्लो चार्ट बना दो कि ज़्यादा जगह ना ले। एंड इश्यूज में आपको वही करना है कि जो इन सारी स्कीम्स के बेसिक इश्यूज होते हैं, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, एरर्स। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है झारखंड में एक स्टारवेशन डेथ हुआ था बिकॉज ऑफ आधार का दिक्कत। ठीक है। उसके बाद इनमें और क्या है कि पिलफ्रिज, पिलफ्रिज मतलब जो मनी पूरा सप्लाई चेन है गवर्नमेंट का, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द लास्ट मैन, वहाँ पे कुछ ना कुछ पिलफ्रिज होता है। इन इसमें पीडीएस में बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पीडीएस में बहुत सारा ग्रेन जो है वो लीक करता है। उसके अलावा अगला आपका है इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड
नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट माइल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके लिए आपको, एंड इसमें वो ये कि सिविल सोसाइटी को बढ़ाना पड़ेगा, वो हम वे फॉरवर्ड में देखते हैं। एक और इशू क्या हो सकता है, वही बजटरी कंस्ट्रेंट्स हमेशा चलते ही हैं इंडिया में, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल फूड सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ का बैठता है हमारा हर बार, तो आप बाकी चीज़ों के लिए कैसे बचाएंगे पैसे। प्लस फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 लाख करोड़ का बैठता है हर साल। तो अब इसमें वे फॉरवर्ड करेंगे, वे फॉरवर्ड में इन सब ये जो 4 इश्यूज लिखे हैं इन्हीं का वे फॉरवर्ड आप लिख दीजिए कि मतलब ऑफ कोर्स लाइक डिजिटाइजेशन, एंड यहाँ पे एक कमिटी है वाधवा कमिटी ने, पीडीएस का स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, पीडीएस के डिजिटाइजेशन एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के लिए बोला था वाधवा कमेटी ने। उससे वही होगा कि पिलफरेज कम होगा। फिर जैसे ये इशिता किशोर मैम ने लिखा है यहाँ पे बेस्ट, बहुत अच्छा ये है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें लिख दीजिए थ्रू, ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, पीएम कौशल विकास योजना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, इसमें पीएलआई लिख दीजिए जो मैम ने लिखा हुआ है। फिर इसमें फाइनली आई थिंक यस विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैन बी साइटेड एज अ गुड एग्जांपल कि करंटली मेन का जो है वो 85% है, विमेन का अभी भी 42-43% आई थिंक 41-42% है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा। फिर वही कंक्लूजन मैम ने जो लिखा है वो अच्छा है। आप विकसित भारत लिखिए, कीवर्ड्स विकसित भारत 2047 लिखिए, फिर आत्मनिर्भर भारत लिखिए, आई थिंक दैट इज इट, एंड दिस विल हेल्प इन SDG 10 that is reduced inequalities। बस आई थिंक दैट इज मोर देन एनफ इतना डिटेल में। अब ये जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स जो है विल हेल्प इन लैंड रिफॉर्म्स, यस, एंड लेसनिंग जुडिशियल बर्डन, ओके। इलैबोरेट करो पहले, तो ये 2 पॉइंट्स को ऑलरेडी आपको इलैबोरेट करना है। फिर मेजर्स टेकन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, स्टेट द मेजर्स, ये तीसरा हो गया। तो ये आपका सॉर्ट ऑफ वे फॉरवर्ड, इसमें अलग से कुछ नहीं आएगा, कंक्लूजन में ऐड कर दिया। अच्छा मैं इसमें ना सब हेडिंग्स बता देता हूँ कैसे बनानी है। अब इसमें लिखा है डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिफॉर्म्स इशू इंश्योर करेगा एंड जुडिशियल का बर्डन कम करेगा। तो पहला तो आपका इंट्रोडक्शन तो हो ही गया। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में फर्स्ट आपका यही हो गया, हाउ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स विल लीड टू लैंड रिफॉर्म्स। सेकंड आपका ये हो गया, जो सेकंड सब हेडिंग हो गया वो आपका हो गया, हाउ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स विल लीड टू लेस जुडिशियल बर्डन डिक्रीज। फिर उसके बाद आपका थर्ड सब हेडिंग हो गया, मेजर्स ऑलरेडी टेकन। फिर आपका कंक्लूजन, एंड इसमें आप सॉर्ट ऑफ जो कुछ कुछ ये मेजर्स के कुछ कुछ दिक्कतें होंगी उनको आप ऐसे लिख दीजिए कि गोइंग अहेड ये करो तो उससे ये हो जाएगा। अब इसमें हम बताएंगे, वो मैं जब आंसर पढ़ेंगे एग्जैक्टली अच्छा वाला आंसर लिखेंगे तो मैं बताता हूँ। तो इसमें एक बार इशिता मैम का आंसर पढ़ लेते हैं कि ओके, digitizing land records will go in long way in ensuring land reforms and lessening the burden on Indian judiciary। elaborate, पहले मैम ने क्या किया, लैंड रिकॉर्ड्स, ओके जनरल, बहुत ही जनरलिस्टिक इंट्रो है। फिर एडवांटेजेस में इजी ट्रांसफर, लैंड रिफॉर्म्स विच इज ओनरशिप सीलिंग एंड टेनेंसी, कटिंग एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बेनिफिशियरी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, ओके ठीक है। ओके बेसिकली मतलब इसका मतलब वही है कि अगर आपके डिजिटाइज्ड हैं लैंड रिकॉर्ड्स तो वेदर इश्यूज की वजह से आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए, लेट्स से कि आपको
आपका कोई वो है एग्रीकल्चरल फील्ड है, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया बिकॉज ऑफ फ्लड्स, लेट्स से आपका क्रॉप खराब हो गया, तो आपको जो गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन चाहिए, तो कम्युनिकेशन जो होता है गवर्नमेंट और जनता का, वो आसान हो जाता है अगर आपके डिजिटाइज्ड है लैंड रिकॉर्ड्स। उसके अलावा जुडिशरी का बर्डन कम होगा, 4 करोड़ केसेस हैं, ठीक है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और आई थिंक वही है कि अब मैं जो आपको आंसर्स बता रहा हूँ 10-10 मिनट लेके बता रहा हूँ, ये मैम ने लिखे होंगे प्रॉबेबली 6.5 मिनट में, 6 से 6.5 मिनट में लिखा हुआ है ये। तो वो ये है कि उतना कॉन्टेक्स्ट शायद कैच नहीं कर पाते उतनी जल्दी, बट ठीक है, आंसर इज़ नॉट बैड। फिर ऑफ कोर्स कंसर्न्स लिख दिए मैम ने, ये दिस इज़ वेरी गुड। आई थिंक यहाँ पे वो ये है कि बीच में एक जगह कंसर्न्स भी लिख सकते हैं आप, एंड फिर उसके बाद फॉलो अप अच्छा हो जाएगा कि बिकॉज टू सॉल्व दीज कंसर्न्स दीज आर द मेजर्स टेकन। कंसर्न्स में हमने वही लिख दिया कि इमोशनल कोशंट नहीं होता है बेसिकली डिजिटल रिकॉर्ड्स में, कि जो नॉर्मल ऑन द ग्राउंड जनता है उनके इश्यूज क्या हो रहे हैं, तो वो आप ढंग से नहीं फेस कर पाएंगे, अगर रिजॉल्व कर पाएंगे अगर आपका कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है सब कुछ। तो उसके अलावा आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बहुत सारे, तो उस वजह से डिजिटाइजेशन में भी इशू होता है। विमेन इंक्लूसिविटी करनी है क्योंकि विमेन के पास सिर्फ करंटली इसमें ये डेटा पॉइंट लिखा है, मैं इस डेटा पॉइंट का एग्जैक्ट वेरासिटी नहीं जानता हूँ कि ये अपडेटेड है या एक्यूरेट है, बट ठीक है, मैम ने लिखा हुआ है कि 12% लैंड टाइटल्स जो हैं सिर्फ 12% विमेन के पास। तो अब इसके इनिशिएटिव्स हैं, स्वामित्व स्कीम है, बॉटम अप यूजिंग ग्राम सभा है, एआई है, आंध्रा में यूज हो रहा है, सैटेलाइट्स हैं, इसरो का भुवन और गगन प्लेटफॉर्म, गगन इज नॉट रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, बट ये तो ये यहाँ पे नहीं लिखना है, ये बेसिकली सिविल एविएशन के लिए है गगन, दिस इज फॉर सिविल एविएशन, बट ठीक है। उसके अलावा स्टेट स्कीम्स में भूमि स्कीम है कर्नाटका की। दिस विल, अब कंक्लूजन क्या है, लैंड ओनरशिप रिड्यूस फिजिकल, रिड्यूस जुडिशियल केसेस, एम्पावर मिलियंस इन न्यू इंडिया एट 75, नीति आयोग ने ये चीज़ बोली है। तो ये नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है, इंडिया एट 75, इन न्यू इंडिया एट 75। तो ये अब वो ये 2017-18 का डॉक्यूमेंट है, एंड ये इंडिया इन 2022 के टारगेट से बनाया हुआ था, तो ये थोड़ा सा ऑफ कोर्स 2025 में ओल्ड हो गया है, बट वो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप साइट कर सकते हैं, तो कंक्लूजन में अच्छे लगते हैं, वैलिडेशन हो जाता है बेसिकली आपका। तो अब इस आंसर का मेरा एक बार आंसर पढ़ लेते हैं, मैंने क्या किया है, गांधी जी हेल्ड गिवन दैट सोशो इकोनॉमिक रियलिटी नॉट पॉसिबल टू अपलिफ्ट पुअर एंड लिव विद डिग्निटी विदाउट लैंड रिफॉर्म्स। बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स बताया है यहाँ पे, विच इज़ फाइन, बट बहुत बेटर कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को। फिर ये मैंने लिख दिया, इश्यूज लिख दिया लैंड रिफॉर्म्स के, ये मेरे को जो बाद में सब हेडिंग है इश्यूज वाली वहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ मैंने क्यों लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट वो ये है लाइक 4.5 साल पहले लिखे हुए हैं, तो आई थिंक ठीक है, ठीक तो नहीं है मतलब, बट ठीक ओके। न्यू एंड इनोवेटिव मेथड टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स से फ़ायदा हो सकता है, जुडिशरी का बर्डन भी हो सकता है, लैंड रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल बर्डन मैंने क्लब कर दिया है, विच इज़ नॉट टू बी डन, अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पे ओके, डिजिटाइज्ड विल इंश्योर की सीलिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, ठीक है, विच इज़ ट्रू। प्रॉपर्टी कार्ड्स में सिक्योर हो जाएंगे पुअर, ठीक है, बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटीज़ आसान हो जाती हैं, कोलैटरल देना आसान हो जाता है, तो जब बैंक को दिख रहा है कि आपके पास प्रॉपर लैंड है तो इजी लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ये अगला पॉइंट यही लिखा है मैंने। प्रॉपर्टी कार्ड्स एंड डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आसान हो जाता है, विच इज़ ट्रू, बट वही जैसे आप देखें यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू एडिशन नहीं है, वैल्यू एडिशन मिसिंग है, बहुत ज़ोर से मिसिंग है। जैसे मैम ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्लॉकचेन, ये छोटा सा डायग्राम, ये एग्जाम्पल 4 करोड़ पेंडेंसी, ये सब इसरो का भुवन, फिर स्वामित्व स्कीम, हर ये वैल्यू एडिशन है, तो ये वैल्यू एडिशन यहाँ बहुत मिसिंग है, ठीक है। इनिशिएटिव्स में मैंने स्वामित्व लिखा हुआ है, जीआईएस बेस्ड मैप्स हैं, सही है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, उसका काम ही है, तो ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। लाइफ ऑफ डिग्निटी, कंक्लूजन बहुत ही मतलब वही है, आंसर इज नॉट गुड। तो अब मैं जल्दी से एक अच्छा सा आंसर लिख देता हूँ, कैसे लिख लिख सकते हैं इसमें एक बढ़िया सा आंसर, एक पेज में करने की कोशिश करते हैं, बड़ा हो जाते हैं वरना हर बार। ओके ओके, तो क्वेश्चन है, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की वजह से लैंड रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल बर्डन एंड मेजर्स, ओके कूल। तो इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले
मेरे हिसाब से आप सी इंट्रोडक्शन में आपको वैल्यू एडिशन चाहिए कम से कम दो। अब इंट्रोडक्शन के वैल्यू एडिशन क्या हो सकते हैं, या तो आप कोई करंट अफेयर्स का इवेंट मेंशन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में बेसिकली बेसिक समथिंग लाइक कि न्यू स्कीम्स लाइक स्वामित्व, भू आधार with that ULPIN ID are aiming to ensure digitized land records for a life of dignity। या फिर आप किसी का कोट डाल सकते हैं, जैसे मैंने गांधी जी के बारे में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, तो उसको आप थोड़ा ढंग से करके शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप ओरिजिनल लैंड रिकॉर्ड, वो कोई फैक्ट लिख सकते हैं, फैक्ट लाइक अ कमिटी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि या फिर हाँ, गांधी जी के जैसे मेरे को वो याद आ रहा है कि हम ये लिख सकते हैं कि टेकिंग, मतलब समथिंग लाइक कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान ग्रामदान योजना चलाई थी 47-48 में, 1947-48। विनोबा भावे के स्पिरिट में, बेसिकली उनका वो स्पिरिट उनका लैंड रिफॉर्म्स का था। तो टेकिंग द स्पिरिट ऑफ विनोबा भावे's भूदान ग्रामदान मूवमेंट अहेड, government is going for digitization of land records to achieve goals like article 39B and C। इसमें बेसिकली वही लिखा है कि मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी एंड स्टफ, है ना, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन बेनिफिट, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ दिस लिखा है। तो बेसिकली ये सब आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है कि टेकिंग स्पिरिट ऑफ विनोबा भावे's भूदान ग्रामदान मूवमेंट, गवर्नमेंट इज डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स टू इंश्योर आर्टिकल 39B एंड 39C। खत्म। थोड़ा लंबा हो गया, 4 लाइन का हो गया। मेरे इंट्रोडक्शन आई थिंक थोड़े लंबे होते हैं, 4 लाइन के होते हैं मेरे इंट्रोडक्शन। 3 लाइन इज आइडियल, 4 इज पुशिंग इट। 4 से ऊपर 5 तक तो मत जाना, फिर आधा पेज इंट्रोडक्शन में चला जाता है, मैं ऐसे करता था। ओके, मूविंग ऑन, बॉडी पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से लैंड रिफॉर्म्स होंगे। इसमें आप, अब मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, बट इसमें ऐसे सीधे सीधे पॉइंट लिखने हैं ऐसे ऐसे, बट मैं फ्लो चार्ट अभी बना रहा हूँ, जगह की कमी है, टाइम की कमी है। लैंड रिकॉर्ड, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से लैंड रिफॉर्म्स कैसे होंगे। तो पहले तो लैंड रिफॉर्म्स के पार्ट क्या होते हैं। इसका होता है जमींदारी अबॉलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म बेसिकली टेनेंट्स जो रेंट पे ले रहे हैं ज़मीन, उस पे कल्टीवेशन करने के लिए, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको थोड़ा रेगुलराइज करना, कि अग्रीमेंट हो रहा है, कि अगर कोई इशू है तो रेंट ट्रिब्यूनल है। तो टेनेंसी रिफॉर्म आ जाएगा एक यहाँ पे। फिर टेनेंसी रिफॉर्म के बाद लैंड सीलिंग होता है। लैंड सीलिंग का बेसिकली मतलब वही कि किसी के पास ज़्यादा है तो एक सीलिंग तक अलाउड होगा, उसके बाद गवर्नमेंट खरीद लेगी कॉम्पनसेशन दे के, एंड उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी गरीबों में। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, वही जो अभी मैंने बोला कि गवर्नमेंट खरीद के रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देगी गरीबों में। एंड उसके बाद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का बेसिकली मतलब वो होता है कि इंडिया में जैसे ये बहुत इशू है, फ्रैगमेंटेड लैंड है बहुत ज़्यादा। जो एग्री सेंसस था 2015-16 में, उसने बोला कि 86% फार्मर्स के पास लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है। एवरेज जो बैठता है वो कुछ 1 हेक्टेयर के आसपास बैठता है, तो ये बहुत ही छोटी ज़मीन है। तो अगर कुछ मेकेनाइजेशन करना है एग्रीकल्चर का, बड़े स्केल पे कुछ एग्रीकल्चर करना है, तो एक सिंगल फार्मर नहीं कर सकता, क्योंकि ना पैसा है ना ज़मीन है। ऐसे में कंसोलिडेशन होता है थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स। बेसिकली ये वही करते हैं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो आपस आके रिसोर्सेज कंबाइन करके, लैंड कंबाइन करके एक साथ कल्टिवेट करते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं। तो हम यही लिख सकते हैं पहले तो कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से अबॉलिशन, ये सॉरी अबॉलिशन छोड़ दो, सीलिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम आसान हो जाएगा, कंसोलिडेशन का काम आसान हो जाएगा। यही पहला पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड, डिजिटाइजेशन से और क्या होगा आपका। हाँ, मैं पहले ये लिख रहा हूँ, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से लैंड रिफॉर्म्स कैसे होंगे। तो ये आसान हो जाएगा। फिर आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आसान हो जाएगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन इन केसेस ऑफ डिजास्टर्स
फेल्ड क्रॉप, बेसिकली क्रॉप अगर फेल हो रहा है तो गवर्नमेंट का कॉम्पेंसेशन आसान हो जाएगा कि आपको दिख रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे इतना खराब हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स में और कैसे हेल्प होगी डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से? वही ट्रांसफ़र एंड बाइंग सेलिंग आसान हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि आपके पास दिख रहा है कि ये ज़मीन है, ये पेपर है, ये जायदाद है, ये सब ले लो। बेसिकली बाइंग सेलिंग आसान हो जाएगा। आई थिंक दैट इज इट। सेकेंड पॉइंट आपका जुडिशल बर्डन कम होगा। क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स में आपके रेंट, सॉरी, वो वही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे मैंने बोला था, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आसान हो जाएगा। दिस विल लीड टू रिड्यूस्ड पेंडेंसीज। एंड ये एक इशू है बिकॉज जैसे यहाँ पे इशिता मैम ने मेंशन किया है 4.5 करोड़ केसेस हैं। रिड्यूस लिटिगेशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कई बार, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पार्टी रहता है लैंड डिस्प्यूट्स में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये ज़मीन है, गवर्नमेंट बोलती है कि एनक्रोच कर रखी है, तो अगर ये सब, और फिर गवर्नमेंट केस लड़ती है, अगर वो कुछ हुआ, गवर्नमेंट को अक्वायर करनी है ज़मीन, फार्मर नहीं दे रहे हैं, तो फिर केस चलेगा वो। तो लिटिगेशन बाय गवर्नमेंट ही रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स सीधे सीधे हो जाएंगे कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की, ये ज़मीन गवर्नमेंट की नहीं। तो गवर्नमेंट का ही लिटिगेशन कम हो जाएगा, उससे और जुडिशल बर्डन कम होगा। एंड इससे ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि करंटली ऐसे बोलते हैं कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल होने में कई डेकेड्स लगते हैं, 20, 30, 40 साल, तो उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट टाइम विल गो डाउन। तो ये हो गया आपका डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के दो फायदे। अब इसके कंसर्न्स हैं कुछ। कंसर्न्स आपको लिखने, ये शॉर्ट में ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख दीजिएगा जैसे मैम ने लिखे थे। कंसर्न्स में आप बेसिकली जल्दी जल्दी यही लिख देंगे कि पहले तो जो वल्नरेबल हैं उनके पास पेपर रिकॉर्ड्स नहीं होते। पेपर रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप उनको डिजिटाइज कैसे करेंगे? दूसरा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? हाँ, विमेन का इशू जो है कि ओनली, अब यहाँ लिखा है ओनली, मैम ने लिखा था ओनली 12% टाइटल्स आर विद विमेन। एंड एक कंसर्न ये होगा कि अनअवेयरनेस ऑफ टेक, डिजिटल इलिटरेसी लिख देते हैं उसको। एंड आई थिंक वे फॉरवर्ड में ये मैम के इनिशिएटिव्स अच्छे ही हैं सारे। पीएम स्वामित्व, ग्राम सभा को इन्वॉल्व करो, एआई बाय आंध्रा, वेरी गुड एग्जांपल, इसरो का भुवन, भूमि कर्नाटका, यहाँ पे बस एक वो ऐड कर दीजिएगा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और भू आधार। ये बेसिकली एक उल्पिन आईडी, आई थिंक किसी का पार्ट है, पर चेक करता हूँ। हाँ, उल्पिन आईडी इज पार्ट ऑफ भू आधार। तो ये बेसिकली आपके हर लैंड पार्सल का एक आईडी हो जाता है, तो वो आसान हो जाता है उसका डिजिटाइजेशन एज वेल एज मूवमेंट। आई थिंक दैट इज इट। अब जल्दी से 15 मार्कर्स पे आ जाते हैं। ये 11th और 12th क्वेश्चन खराब लगे थे मेरे को। 13th बहुत कॉमन क्वेश्चन है एमएसपी का, तो ये करते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन क्या है? एग्जिस्टिंग एमएसपी प्रोक्योरमेंट रेजीम नीड इकोनॉमिकली खराब है, एग्रो इकोलॉजिकली खराब है, तो इसको बताना है कैसे। फिर ऑल्टरनेटिव अप्रोच को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब प्लस माइनस दोनों देने हैं। तो ये हो गया थर्ड पार्ट आपका, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये आपका 3 and 4 ही हो गया बेसिकली। 3 में ही दो पार्ट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। एंड इसमें फिर कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में आप थोड़ा ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन टाइप दे देंगे कि ऐसे ऐसे करो तो अच्छा अच्छा हो जाएगा, बताता हूँ क्या क्या। ओके, इशिता मैम का आंसर पढ़ लेते हैं पहले तो। India adopted MSP system to enhance food grain production after global humiliation of PL 480। ये एक वैल्यू एडिशन हो गया। एंड एड्रेस फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है,
सिस्टम इज नॉट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, ये पहला सब हेडिंग हो गया कि इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल कैसे है। पब्लिक चेकर का एक्सचेकर का बर्डन है, वैल्यू एडिशन है, गुड पॉइंट। स्टैट्यूटरी बैकिंग अगर दे दिया तो दिक्कत है, ये ठीक है। फिर मॉरल हैजार्ड है, ओके, ये पॉइंट थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल कंसर्न्स एट WTO है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज ऑफ अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये वैल्यू एडिशन वैसे है ऑलरेडी, बट AOA भी लिख देते तो और अच्छा हो जाता। इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल, इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल कैसे है, वाटर गजलिंग सही है, राइस पंजाब एग्जाम्पल भी सही है। पॉलिसी बायस, वाटर टेबल इन पंजाब ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव यूज ठीक है, ह्यूमन हेल्थ ठीक है, हाई यूरेनियम, मोनोक्रॉपिंग सही है, हेल्दी क्रॉप्स ओके। फिर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस क्या क्या हैं, इंटरनेशनल कंप्लायंस है, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेन, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सॉइल रिजुविनेशन, मीर शाह कमेटी के रिकमेंडेशंस ओके। यार इस आंसर को देख एक बार इवैल्यूएट करेंगे तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। पब्लिक एक्सचेकर का स्टैट्यूटरी बैकिंग, मॉरल हैजार्ड की जगह ना यहाँ पे ना और बेटर पॉइंट लिख सकते हैं। मॉरल हैजार्ड बेसिकली ये वो बोल रहे हैं कि फार्मर्स को पता ही है कि पैसे तो मेरी जाने हैं MSP से, तो कर दिया, जो ध्यान नहीं रखा क्रॉप का, या फिर सेम क्रॉप बार बार करे जा रहे हैं, जो कि आगे इशू में लिखा है कि मोनोक्रॉपिंग जैसे होती है, मोनोक्रॉपिंग इज एन इशू। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंसर्न्स है, WTO वेरी गुड, इंटरनेशनल एंगल पुट करना इज ऑलवेज गुड, मतलब क्योंकि वो ये बच्चे पुट नहीं करते इंटरनेशनल एंगल कई बार, तो दैट इज वेरी गुड। उसके बाद इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल वाटर गजलिंग इज डेफिनेटली एन इशू। एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ ड्यू टू पॉलिसी बायस, यार ये अगेन सिमिलर है, वाटर का ही इशू है ये, तो इसकी जगह बेटर कर सकते हैं यहाँ पे। इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल में आप वो लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा चलो। ह्यूमन हेल्थ, इसका और अच्छा एग्जाम्पल है कैंसर एक्सप्रेस, भटिंडा से चलती है आई थिंक जयपुर, तो उस वो चली ही इसलिए पंजाब से बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स जो हैं वो वाटर में है, उसकी वजह से कैंसर का जो इंस्टेंस बोलते हैं, इंसिडेंस है पंजाब में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा मोनोक्रॉपिंग, ऑफ कोर्स मोनोक्रॉपिंग से इश्यूज क्या होते हैं, यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन होता है मोनोक्रॉपिंग से, जो इकोलॉजिकल, हाँ आई थिंक सॉइल डिग्रेडेशन ही मेंशन करना सही है। उसके अलावा ऑफ कोर्स साइड लाइनिंग ऑफ हेल्दी क्रॉप्स विच इज़ ऑल्सो गुड, हाँ ये भी होता है मोनोक्रॉपिंग से, तो ये सिमिलर पॉइंट्स हैं बट ठीक है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच में इंटरनेशनल कंप्लायंस, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, बट बेसिकली दिस मीन्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ओके, यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा सूटेबिलिटी ऑफ रेन, सपोर्ट क्रॉप्स बेस्ड ऑन सूटेबिलिटी ऑफ रेन ओके, बेसिकली एग्रो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को देखते हुए क्रॉप सो करिए, जो मन कर रहा है वो सो नहीं करना है, एग्रो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को देख के सो करना है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना, बेसिकली दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो दिस इज वेरी गुड। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग गुड। सॉइल रिजुविनेशन वाया ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। मीर शाह कमेटी के रिकमेंडेशंस यहाँ पे वाटर के बेटर यूजेज के लिए हो सकते हैं, बट एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इनफैक्ट, तो आई एम नॉट श्योर ये बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे कि नहीं है, बट ओके वर्क्स आई थिंक, ठीक है। एक बार मेरा आंसर देख लेते हैं। MSP का मैंने फैक्ट्स लिखे हैं कि 1960s में था, मोटिवेट फार्मर्स फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बेनिफिट्स लिख दिए मैंने MSP के डायरेक्टली यहाँ पे, ये डायरेक्टली पूछे नहीं है, तो आई थिंक इसका ना, ये जो मैंने इतना जगह लिया फ्लो चार्ट का, अगर इफ़ यू कैन इंक्लूड समथिंग इन द introduction only, then it's fine. Do not put a separate thing like this which is not explicitly asked. Towards the end आप लिख सकते हो कई बार, जैसे कभी कभी इश्यूज लिख दिए कुछ वे फॉरवर्ड से पहले, या वो सब चलता है, बट यहाँ पे नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में कम टू द डिमांड एज सून एज पॉसिबल, छोटा इंट्रो लिखो 3 से 4 लाइन का, यहीं से डिमांड स्टार्ट कर दो, दैट इज द बेस्ट आंसर, कि ऊपर ही दिख जाए एग्जामिनर को। एनीवे, करंट रेजिम इश्यूज मैंने लिखा है, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल 3 पॉइंट, फिर इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल 3 पॉइंट,
फिर मैंने ऑल्टरनेटिव अप्रोच लिख दिया और मैंने 2 पेज में आंसर खत्म कर दिया, तीसरा पेज पे गया भी नहीं, तब भी मेरे को 6 नंबर मिल गए हैं, विच इज़ लाइक फाइन, लाइक 7.5 इज़ गुड, बट ठीक है, मतलब आई थिंक सारे मैंने डिमेंशंस कवर कर दिए हैं बेसिकली आंसर में, इसलिए मेरे को मार्क्स मिल गए, पॉइंट्स चाहे मैंने कम लिखे हैं। तो बेटर आंसर कैसे लिखना है वो बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं कि एमएसपी एंड पीडीएस का इशू प्राइस इज 321, 2.5 लाख का सब्सिडी बिल सही है, डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेंशन नहीं किया है मैंने, एंड 6% फार्मर्स एमएसपी यूज कर रहे हैं बस, विच इज ट्रू। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल में ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में मोनोक्रॉपिंग है, विच इज ट्रू। लो वाटर टेबल है, विच इज ट्रू, ये मैंने एक ही जगह लिख दिया है, सेपरेट करके लिख सकते थे पॉइंट्स को। फिर इंसेसेंट फर्टिलाइजर से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, मोनोक्रॉपिंग सही है ये भी। फिर पैडी स्ट्रॉ, स्टबल बर्निंग, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, ये भी सही है। ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस में मैंने क्या लिखा है कि टेक्नोलॉजी लाइक ई नाम लेके आओ, उससे क्या होगा, एमएसपी से रिलेटेड कैसे है ये, प्रॉब्ली नहीं है। मार्केट इनएफिशिएंसीज रिमूव करो, ये ठीक है, शांता कुमार कमेटी ने बोला था इनफैक्ट, विच इज गुड, ठीक है। वे फॉरवर्ड मैंने क्या लिखा है कि डीबीटी प्रोवाइड कर दो, प्राइस डिफरेंस ऑन लाइंस ऑफ पीएम आशा, दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट इनफैक्ट। तो ये एक आगे हम प्रॉपर अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ जगह है ही तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। अब वो ये 3 पेज का बड़ा आंसर है, बट आई ट्राई टू फिट इन। MSP is neither economically nor agroecologically sustainable, elaborate। MSP का ना यहाँ पे आप बेसिक फैक्ट्स ही लिख दो कि MSP came with ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1966, जिससे FCI एस्टैब्लिश हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ फूड सेल्फ सफिशिएंसी। जो हमारा PL480 प्रॉब्लम था, PL480 क्या है, PL480 is Public Law 480, this was a American law under which US used to give food aid to rest of the countries, especially developing nations like India. So we used to import food grains from America, which was seen as a humiliation by a self-respecting nation, much like ourselves. एक हम लोग एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री रहे हैं हमेशा से, तो फूड एड कैसे हो सकता है जब हमारे पास इतनी सारी जनता थी, इतनी सारी एग्रीकल्चरल फील्ड थी। इवन टुडे इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया का जो नेट सोन एरिया है 142 मिलियन हेक्टेयर्स का नेट सोन एरिया, इट्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बट वी आर नॉट द मोस्ट प्रोडक्टिव। हमारे पास जो एग्रीकल्चर का लैंड है वो बहुत ज़्यादा है, बट वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो हमें बढ़ाना है। एनीवे तो इसको साइड कर देते हैं। हाँ, तो सेल्फ सफिशिएंसी PL480 का इशू था, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसमें आई थिंक वैल्यू एडिशन आ गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन का कीवर्ड आ गया है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट आ गया है, PL480 आ गया है, तो आई थिंक इट्स फाइन, मतलब दैट वे। मैंने क्या लिखा था, ठीक है। हाँ, एंड इसमें वो मतलब लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि वेयर गवर्नमेंट प्रोक्योर्स एंड अ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन टू द फार्मर, प्री डिटर्मिन्ड फिक्स्ड अमाउंट, प्री डिटर्मिन्ड मतलब ये इंपॉर्टेंट है, प्री डिटर्मिन्ड मतलब वो बोने से पहले ही, हर सोइंग सीजन से पहले ही उसका जो प्राइस है वो डिटर्मिन्ड होता है ऑलरेडी, मतलब गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। कूल। तो अब आगे इसमें जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं कि एमएसपी का इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल कैसे है, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल क्यों है, कैसे है। तो इसका सबसे बड़ा तो यही है जो मैम ने लिखा है, पब्लिक एक्सचेकर में का जो बर्डन है दैट्स अनपैरेलल्ड, इट इज अबाउट 2.2 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी, ₹1 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सारा बेसिकली एमएसपी की रेजीम को ही फंड करने के लिए जाता है बेसिकली, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा, इतनी सारे पैसे खर्च होते हैं एंड ओनली 6% फार्मर्स आर यूटिलाइजिंग एमएसपी प्रॉपरली, ये बोला था शांता कुमार कमेटी ने। तो वो ये कि इट इज वेरी वेरी इनएफिशिएंट। तीसरा, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट मतलब जितना क्रॉप आ रहा है स्पेशली वीट एंड राइस, वो सारा प्रोक्योर होता है गवर्नमेंट, सारा मतलब ओपन एंडेड मतलब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, फार्मर आके गवर्नमेंट को कभी भी बोल सकता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्रॉप है आप प्रोक्योर करो,
दिस लीड्स टू फाइनेंशियल बर्डन। ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए बेसिकली। चौथा पॉइंट, और इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल कैसे है? Hmm, हाँ, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एमएसपी, बिकॉज एमएसपी इज स्क्यूड, स्क्यूड एमएसपी, जहाँ पे सिर्फ राइस वीट के प्रोक्योरमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। इट लीड्स टू पुअर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर, बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड पल्सेस, पल्सेस भी कम होती हैं इसकी वजह से, लीड्स टू पुअर फार्म इनकम, फार्मर इनकम कम होती है इस वजह से। तो ये भी एक इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी का रीज़न हो गया। अगला, इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल क्यों है? इसमें सबसे पहले आप लिखिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में वाटर टेबल गिरे जा रही है। बेस्ट एग्जांपल आई थिंक पंजाब में greater than 60% of blocks, ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। ये बोला है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। दूसरा, इन इकोनॉमिकली में ना आप ये भी लिखो, हेल्थ एक्सपेंसेस ऑफ फैमिलीज, एग्जाम्पल कैंसर एक्सप्रेस जो मैं बता रहा था। इकोलॉजिकली में आप लिखो फिर मोनोक्रॉपिंग लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन, inefficient use of fertilizer, pesticide leads to environmental degradation in general। एग्जाम्पल इसका ले लो एल्गल ब्लूम जिसको बोलते हैं, एंड इनएफिशिएंट फर्टिलाइजर। और क्या इकोलॉजिकल इशू? हम्म जो लोकल लैंड रेसेस हैं, लैंड रेस का मतलब क्या होता है? जो लोकल क्रॉप है, लोकल जो वहाँ का जो बिल्कुल ग्रास रूट पे फार्मर जो कंजर्व कर रहा होता है लैंड रेसेस, उनका कंजर्वेशन नहीं हो पाता। दे नॉट कंजर्व्ड बिकॉज हर कोई कैश क्रॉप्स की तरफ भाग रहा है, राइस वीट की तरफ भाग रहा है, तो लोकल लैंड रेसेस आर नॉट कंजर्व्ड। उसके अलावा इकोलॉजिकल इशू और क्या होगा? वो या मोनोक्रॉपिंग इन इट सेल्फ कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज यार, सोयल डिग्रेडेशन होता है इससे, जो बायोडाइवर्सिटी इन जनरल होती है वो हार्म होती है, क्योंकि आप हर जगह एक ही टाइप के क्रॉप देख रहे हो। तो आई थिंक ये इतने पॉइंट्स बहुत हैं। फिर इसके बाद आगे क्या है? ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस पे आ जाते हैं हम। अब ऑल्टरनेटिव अप्रोच में ये आपका थर्ड सब हेडिंग है, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू एमएसपी, है ना, या फार्मिंग और एग्जिस्टिंग एमएसपी रेजिम बेसिकली, यस। सबसे पहले तो इसमें आप वो लिखिए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एमएसपी डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि करंटली एमएसपी राइस फीड पे ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योर ही दो क्रॉप ज़्यादा कर रही है, तो उसकी वजह से बाकी क्रॉप्स जो हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स, उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इन पे फोकस कम हो जाता है। तो एमएसपी डाइवर्सिफाई होगा तो क्रॉप डाइवर्सिफाई होगा। इसके अब प्रोज कॉन्स लिख दीजिए, क्योंकि इवेल्युएट करने बोला है। प्रो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कि रिस्टोर सॉइल हो गया, बेटर इनकम हो गया फार्मर का। कॉन्स ऑफ कोर्स वही है कि अवेयरनेस जनता पे कम है कि ये सब करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए। एंड इसमें रिसोर्सेज लगेंगे, रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट लगेंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर इज़ एक्सपेंसिव, हॉर्टिकल्चर, बट हॉर्टिकल्चर की इनकम भी ज़्यादा है फार्मर की। ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अलावा आपका हो गया प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ऑन लाइंस ऑफ पीएम आशा।
पीएम आशा का ये पार्ट है ऑलरेडी, बट वो ये कि पायलट था, यूनिवर्सलाइज नहीं होता। तो पीएम आशा में डीबीटी में जो होता है प्राइस डेफिशिएंसी, उसमें आपका प्रोज वही हो जाएगा कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो जाएगा गवर्नमेंट का। कौन होगा कि जो फार्मर की सिक्योरिटी है वो थोड़ी कम तो होगी, क्योंकि फार्मर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी कि उसको पैसे का देखना है। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट हाथ में आके आपको पैसे दे रही है क्रॉप को प्रोक्योर करने पे। तब आपका प्रोक्योरमेंट जो होगा, आपका जो सॉरी प्रोक्योरमेंट नहीं, बेसिकली अगर आप इसमें फिर वैसे होगा कि जो फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है उसका मार्केट प्राइस से जितना डिफरेंस है प्राइस का, वो पे हो रहा है बेसिकली। तो उसमें आपका वही आ जाएगा कि, और वो गवर्नमेंट पे कर रही है जो डिफरेंस है, तो प्रोक्योर नहीं कर रही है गवर्नमेंट क्रॉप को ही, लेकिन वो प्राइस डायरेक्ट गवर्नमेंट उसके बैंक अकाउंट में दे रही है। तो यहाँ पे वही है आपका डिजिटल अवेयरनेस ऑफ फार्मर, है ना। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका क्या होता है कंप्लायंस बर्डन बोलते हैं जिसको हम, कि पेपर ठीक करो, फार्म अपना बैंक अकाउंट ठीक करो वगैरह वगैरह। फिर उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग विच इज थ्रू परंपरागत कृषि विकास योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सबसे। उसके अलावा इसमें हाँ प्रोज कॉन्स में आप लिखो। प्रो में आपका ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ लोकल लैंड रेसेस होगा, लो बजट होता है। कॉन्स में आपका वही है कि स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को ये चीज़ आती ही नहीं है। ऑर्गेनिक के अलावा और क्या कर सकते हैं, एक वो होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, पर्मा कल्चर, या इसको ये भी बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में मेंस का पीवाई क्यू भी है। आई थिंक दिस वाज 23 या 24, आई एम फॉरगेटिंग। तो इसमें बेसिकली वही होता है कि ऑर्गेनिक से सिमिलर होता है, बट और बाकी चीज़ यू एक सर्कुलर सिस्टम बनता है इसमें बेसिकली, कि आपके फॉर एग्जांपल आप लाइफ स्टॉक भी कर रहे हो, क्रॉप्स भी कल्टीवेट भी कर रहे हो, एक जगह का लाइफ स्टॉक से जो मन्योर आ रहा है वो आप क्रॉप्स में फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर रहे हो, तो एक सर्कुलर हो जाती है। तो इसमें प्रोज काफ़ी सारे हैं कि कंजर्वेशन हो रहा है, लो बजट है, सर्कुलर है तो वेस्ट कम हो रहा है। कॉन्स ऑफ कोर्स वही है कि स्केलिंग एंड अवेयरनेस वगैरह वगैरह जो आपका इशू जनरली रहते हैं। तो ये हो गया वे फॉरवर्ड में, फिर आप ये लिख दो, वे फॉरवर्ड अलग से मत लिखो, ये स्टेप्स वही हो गए। कंक्लूजन में लिख दो कि दीज ऑल शुड बी ट्राई टू बी मतलब इम्प्लीमेंटेड। उससे क्या होगा, एग्रीप्रेन्योर बन जाएंगे हमारे फार्मर। ये नीति आयोग ने एक टर्म दिया था एग्रीप्रेन्योर, एंड उससे क्या होगा, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम होगा, एंड कह लो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा बाय 2029, विकसित भारत 2047 कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज इट। 3 आंसर्स मेरे को डिस्कस मतलब 4 करने थे, बट आई थिंक 3 आर इनफ फॉर नाउ। 1 घंटा हो गया। आई एम होपिंग कि आइडिया लग गया होगा कि आंसर्स, गुड आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो दिस विल बी इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।